दोस्तों आज की क्लास में अपन 4 चैप्टर तैयार करेंगे। इन 4 चैप्टरों में पहला है बैंकिंग, फिर उद्योग और उसके बाद संक्षिप्त की, और फिर अंतिम चैप्टर जो होगा वो खेल का होगा। तो ये कुल 4 चैप्टर हम लोग तैयार करेंगे। इसी के साथ पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम लोग सारे के सारे चैप्टर कर चुके हैं और अंत में जो सार रहता है पूरा का पूरा वन लाइनर, उसको हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। तो पहला देखते हैं, नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए $200 मिलियन का ऋण, इसका समझौता हो गया है किसके बीच? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कितनी राशि का? $200 मिलियन का। उद्देश्य क्या है? नागपुर में मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख लेते हैं। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके ठीक 1 साल बाद 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, जिसमें अभी 11 देश हैं। 11वां देश जो है वो तिमोर लेस्ते हो गया है। इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम। दोस्तों इंडसइंड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसने जो है अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 के तहत सभी कंपनियों के लिए CSR अनिवार्य कर दिया गया है 2019 से, क्योंकि 2019 में इसका संशोधन किया गया था। तो CSR जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है ऐसी सभी कंपनियों पर जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है। ये भी कंडीशन से याद रखिएगा, 500 करोड़ नेटवर्थ मतलब निवल मूल्य। तो ऐसी कंपनियों को पिछले 3 साल में उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया है, उन 3 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है उसके औसत का 2% शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 2014 से ऐसा भारत में हुआ है, और ऐसा करने वाला मतलब CSR को अनिवार्य बनाने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो ये इंडसइंड बैंक क्या कर रही है? रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को इंडसइंड बैंक इसी CSR से फाइनेंस करेगी, मतलब वित्त पोषित करेगी अपने पैसे से। तो इसमें क्या होगा? 50 प्रतिभाशील महिला कुश्ती खिलाड़ी, कुश्ती एथलीट, जैसे कि इस बार आपने देखा विनेश फोगाट के साथ बहुत ही क्या कहें उसको कि मतलब बहुत गलत हुआ है उनके साथ। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, उन्हें सोच लेना चाहिए कि 100 ग्राम वजन जो है वो कम नहीं कर पाई, मतलब अपने हाथ में क्या है। तो ऐसी महिलाओं को जो है सशक्त बनाया जाएगा, उनके लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब चीज़ें जो हैं मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको बस मोटी रोटी और घी ही मिल जाए, लेकिन संबंधित खेल से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो अगर मुहैया हो जाए ना तो वो झंडा गाड़ ही दें। यही कारण है दोस्तों हम जो है 71वें स्थान पे हैं। जितने सब मिला के हम लोग नहीं जीत पाए हैं पदक, उनसे ज़्यादा तो अमेरिका और चीन जो है वो गोल्ड जीते बैठे हैं। 40 गोल्ड जीते हैं। पाकिस्तान भी इस बार गोल्ड जीत गया है। कहीं ना कहीं हमको सोचने पे मजबूर करता है। तो मौका मिले दोस्तों, बहुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। नमक रोटी खा के जो है गोल्ड लाने का मादा रखते हैं। भारत में खिलाड़ी जो है अपने आप से अपना नाम रखता है, अपना नाम जो है दुनिया के सामने रखता है। मेडल लाने से पहले उसको कोई नहीं जानता है, बाद में सब जानने लगते हैं। तो एक तरह से जब गुमनामी का जीवन वो खिलाड़ी जी रहा होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो सब उसके साथ आ जाते हैं। यही सरकारें करती हैं। ये नेता जो हैं किसी भी पार्टी के हों, सब मिल बांट के जो हैं घोटम घोट करके निपटा देते हैं। पैसा जारी होता है, सब लूट पाट करके अपना पेट भर लेते हैं। और ये गरीब खिलाड़ी जो सामान्य परिवारों से बिलोंग करते हैं वो अपनी दम पर ही दोस्तों आगे बढ़ पाते हैं। जैसे ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास को कौन जानता था दोस्तों? हिमा दास, लेकिन अपनी दम पे ही जो है उन्होंने अपना नाम रोशन किया। 4 बैंकों ने सरकार को 6481 करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा। तो ये बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। तो सरकार भी कहीं ना कहीं बैंकों में शेयर धारक है। तो बैंकों ने जब प्रॉफिट कमाया तो उसका एक हिस्सा जो है बैंकों ने सरकार को वितरित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग अधिनियम 1970 और 80 के तहत जो बैंक गठित किए जाते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं। दोस्तों चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में आपको उपलब्ध करा दूं, लेकिन फिर मैगजीन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्रॉनिकल इसीलिए जानी भी जाती है कि ये एक विस्तृत अप्रोच लेके चलती है और मैगजीनों से इसीलिए अलग होती है। ये अगला करंट अफेयर्स जो खबर है वो अच्छी नहीं है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। SBI ने MSME सहज लॉन्च किया है। दोस्तों ये एक तरह की पहल है या फिर पोर्टल कह सकते हैं। स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है MSMEज के वित्त पोषण के लिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको एक तरह से ऋण कितनी जल्दी से मुहैया कराया जाए, इसको लेकर जो है MSME सहज पोर्टल जो है SBI ने लॉन्च किया है। ऐसे बैंक जो 1 लाख रुपए तक का GST बिक्री चालान के बदले GST भरते हैं दोस्तों, वो अपने बिक्री चालान के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और उनको ये ऋण ये लोन जो है वो 15 मिनट के भीतर मिल जाएगा। इसी 15 मिनट के अंदर ऋण आवेदन, दस्तावेजीकरण और स्वीकृति, तीनों जो चरण हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक गरीब व्यक्ति को, एक सामान्य किसान को बैंक से लोन लेने में दोस्तों अपनी चप्पलें घिसा देनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं लोन मिलता है। ऐसे में यदि 15 मिनट वाली ये जो अवधारणा है ये लागू हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ गए होंगे, MSMEs को आसानी से ऋण मिल जाए, उसके लिए MSME सहज पोर्टल लॉन्च किया है किसने? SBI ने। उद्योग और व्यवसाय को देखते हैं। H125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन के लिए समझौता हुआ है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टसल, या फिर आप इतना याद रखिए, टाटा ग्रुप ने सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर H125 को असेंबल करने के लिए एयरबस जो फ्रांस की एक कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। भारत में मतलब इसको असेंबल किया जाएगा। भारत ने पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा शुरू की है। भारत और पड़ोसी देशों के लिए H125 हेलीकॉप्टर बनाती है कौन सी कंपनी? FAL, इंग्लैंड की ये कंपनी है FAL। एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ इसने समझौता किया, मतलब उसी की एक इकाई है फाल, जैसे अपने यहाँ हाल है वैसे फाल है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है H125 ये विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। ये माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। चूंकि इसमें एक ही इंजन होता है तो इसलिए ये हल्का भी होता है, और हल्का है तो इसी वजह से ज़्यादा ऊंचाई पे ये उड़ान भर सकता है। यही कारण है कि ये माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हेतु नौसेना और IOCL के मध्य समझौता हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने IOCL के साथ समझौता किया है। किस लिए? टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि IOCL जो है वो नेवी को हाइड्रोजन सेल जो है वो बेचेगा। तो ये जो समझौता हुआ है IOCL द्वारा, इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी गई। तो ऐसे ही वाहन जो है IOCL भारतीय नौसेना को उपलब्ध कराएगा, ताकि हम एक टिकाऊ परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को अपने देश में बढ़ावा दे सकें। बस का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। ऐसा हवाई अड्डा जो पर्यावरण के जो एक स्वच्छ पर्यावरण के जो मानक हैं उन्हें पूरा करे, उनको पूरा करने के लिए एक मार्ग तैयार करे, उसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। तो राजस्थान के कोटा में स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। किसके द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमान प्राधिकरण। तो AAI ने राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास करने के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं इरेडा की। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश करेगी। तो नेपाल में कितने मेगावाट? 900 मेगावाट के लिए। इसके लिए दोस्तों 290 HPP का मतलब है हाइड्रो पावर प्लांट, 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कौन? इरेडा, नेपाल में। और SJVN लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को अंजाम दिया जाएगा नेपाल में। इरेडा की बात करें दोस्तों तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और ये एक नवरत्न कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती? मतलब ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो किसी मंत्रालय के अधीन काम करती होगी। तो मंत्रालय का नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल, नाम क्या है? फ्रीडम 125। फ्रीडम तो आप लोग पहले भी देखे होंगे, शुरुआत में एक बाइक निकली थी फ्रीडम, हालांकि वो चल नहीं पाई, लेकिन आप में से कई लोगों ने देखी होगी। पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की। और यहीं पर एक फैक्ट आपको और याद रखना है, भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब आते हैं सार संक्षिप्त पर। तो सबसे पहले जो चर्चित पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। अभिनव बिंद्रा दोस्तों, ये भारतीय एथलीट हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा इनको ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया, 22 जुलाई को सम्मानित किया गया। ये
स्वर्ण पदक विजेता हैं दोस्तों। ये पहली बार देश के लिए पहला गोल्ड जीते थे। 2008 में बीजिंग खेलों में इन्होंने एयर राइफल स्पर्धा 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा जीती, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और ये पहले भारतीय व्यक्ति बने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले, अभिनव बिंद्रा। तो ये एक शूटर हैं, याद रखिएगा। 2008 में इन्होंने गोल्ड जीता और अब जो है इनको 10 अगस्त के दिन पेरिस में 142वें इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल सत्र के दौरान यह पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अभी क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पुसरला वेंकट सिंधु, आपने पीवी सिंधु खूब सुना होगा, इसी की फुल फॉर्म है पुसरला वेंकट सिंधु। तो कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम दे देता है जो चर्चा में नहीं रहता है। तो पुसरला वेंकट सिंधु मतलब पीवी सिंधु की बात हो रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इनको, पीवी सिंधु को, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की पहली महिला ध्वजवाहक के तौर पर नियुक्त किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ शरद कमल भी दोस्तों शामिल हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। एक इन्होंने रियो में जीता था 2016 में, तब सिल्वर जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था। तो 2 पदक ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं पीवी सिंधु। कहाँ की हैं? हैदराबाद की हैं। और हैदराबाद जो है दोस्तों वो मूसा नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नीता अंबानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी हैं। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, आप सब खूब जानते होंगे। मोदी जी इनसे अच्छे से हाथ मिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में भारत की ओर से इनको पुनः, मतलब पहले भी इनको सदस्य चुना जा चुका था, इस बार भी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का सदस्य चुना गया और ये IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। गौतम गंभीर जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान ग्रहण किया है। सुजीत नारायण प्रसाद दोस्तों ये झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति को मैं शॉर्ट फॉर्म में RPT लिखता हूं। जो लोग नए हैं वो ध्यान रखें। और संविधान के अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, 223 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने कार्यवाहक न्यायाधीश को चुनने का प्रावधान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 223 भी आपको याद रखना है। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 223 में। BN गंगाधर दोस्तों ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक होगा। दोनों में से जो पहले हो तब तक अपने पद पर ये रहेंगे। तो आपको ये इनका कार्यकाल भी याद रखना है, अवधि भी याद रखनी है, क्योंकि ये नया कमीशन है, हाल फिलहाल में गठित हुआ है हाल के वर्षों में, इसलिए आपको याद रखना है 4 साल या फिर 70 वर्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा 25 सितंबर 2020 को किया गया था। रवि अग्रवाल जो हैं CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बात करें CBDT की तो ये 1963 में स्थापित हुआ था। नाम के अनुरूप ही ये कार्य करता है। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनसे संबंधित काम जो है ये CBDT करता है। अब निधन को देख लेते हैं। फादर फ्रांसिस D ब्रिटो। तो फादर फ्रांसिस याद रखिएगा, जो आसानी से याद हो जाया करे उतना ही नाम आप पकड़ा करिए। तो ये एक लेखक, पर्यावरणविद और कैथोलिक पादरी थे। इनका महाराष्ट्र के पालघर जिले में निधन हो गया। इन्होंने सुबोध बाइबिल के नाम से मराठी में बाइबिल का अनुवाद किया। तो सुबोध बाइबिल यदि पूछा जाए किसकी रचना है तो फादर फ्रांसिस की है। इसके अलावा इन्होंने हरित बसई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना था, इसकी शुरुआत की थी। हरित बसई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यार तुम जरूर याद कर लेना, हरित बसई। CT कुरियन, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पूर्व अर्थशास्त्री थे, बस इतना ही याद रखिएगा। राम बक्सानी, ये दोस्तों प्रमुख भारतीय व्यवसायी थे। राम बक्सानी संयुक्त अरब अमीरात UAE में इनका निधन हो गया। ये परोपकारी कामों के लिए जाने जाते थे।
और इन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था से संयुक्त अरब अमीरात से अपना करियर शुरू किया था, लगभग 18 वर्ष की आयु से। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। राजभाषा गौरव सम्मान, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशाखापत्तनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा गौरव सम्मान दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां हैं, उनको बस इतना ही याद रखना है। बाकी दुनिया भर का इन्होंने इसमें दिया है। 6 देश आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 6 देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 से नवाजा है। ये 6 देश कौन कौन से भैया? 6 के 6 आपको याद कर लेने हैं। नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, ना इसमें पाकिस्तान शामिल है, ना ही चीन शामिल है, और ना ही इंडिया शामिल है, और ना ही इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश शामिल है। तो कभी कभी कथन बना के इस तरह से आपको एग्जामिनर भ्रमित कर सकता है। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। 1907 में इसका गठन हुआ था, और पहले इसका हेडक्वार्टर जो था दोस्तों वो लंदन में था, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया है? वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सम्मानित किया है। वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो ऑर्डर ऑफ एपोस्टल इतना याद रखिएगा, जो आपको आसानी से याद हो जाए, बस उतना ही याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एपोस्टल। तो क्रेमलिन दोस्तों, क्रेमलिन क्या? क्रेमलिन जो है वो रूस में राष्ट्रपति का आवास होता है, उसी को क्रेमलिन कहा जाता है। तो भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया, और मोदी जी इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, याद रखिएगा। क्रेमलिन, और रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा, उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। और रूस की जो करेंसी है वो है रूबल, और कैपिटल क्या है? मॉस्को। ये सब चीज़ें, करेंसी और कैपिटल पे एक वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, बस उसको देख लीजिएगा। आरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब के सब मिलेंगे, और जो आए हैं वो भी वहीं से मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। उत्कृष्ट राजनेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और अन्य नागरिकों को देश की समृद्धि, शक्ति, गौरव में योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। रोशनी नादर जो है, या फिर रोशनी नडार, ये इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये शिव नाडार की बिटिया हैं, याद रखिएगा। शिव नाडार एचसीएल टेक की अध्यक्ष हैं, रोशनी नाडार या फिर नादार। उनको फ्रांस ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर, इतना ही याद रखिएगा, उससे सम्मानित किया है। एचसीएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी। तो नाम के अनुरूप कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। रोशनी नादर को यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और जो भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है, वो है कि नेपोलियन बोनापार्ट उसने 1802 में इस लीजन दी ऑनर पुरस्कार को स्थापित किया था। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये दिया जाता है फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो उसको दिया जाता है। स्वप्ना कलिंगल दोस्तों त्रिशूर के हैं। इनको ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने दोस्तों एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में अच्छा काम किया था, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। मसाला आधारित फसल प्रणाली को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया स्वप्ना कलिंगल को। बात करें भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की, तो ये केरल के कोझिकोड में है और ये ICAR का एक घटक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। युद्धाभ्यासों को देखते हैं दोस्तों। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया, याद रखिएगा, जुलाई महीने में किया गया। मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। तो भारत का मेघालय है और मेघालय में एक उमरोई है, वो अक्सर किसी न किसी युद्धाभ्यास का केंद्र बनता है। फिर अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। थाईलैंड के टाक प्रांत
प्रांत को भले ही भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि टाक प्रांत में हुआ है, मतलब थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। पिछला संस्करण 2019 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। देखिए फिर से उमरोई की चर्चा हुई है। कुछ अन्य अब पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों। पुरस्कार तो हो गए, अब पुस्तकों को देख लेते हैं। एक है वेंकैया नायडू, सेवा में जीवन। तो आप पूरा नाम याद मत रखिएगा, वेंकैया नायडू नाम से पुस्तक किसने लिखी है? नागेश कुमार नायडू, नागेश। फिर दोस्तों द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम बाकर ने लिखी है। द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। बस यही 3 किताबें हैं, इनको आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। 2017 में लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन जीएसटी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बाकी और भी दिन दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, किसी को भी पीछे ना छोड़ना। ठीक है, जनसंख्या दिवस मतलब जनगणना की बात हो रही है, तो किसी को भी मत छोड़ना, सभी की गिनती करना, इसकी थीम है। विश्व शतरंज दिवस दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो शतरंज और चंद्र, ठीक है, चंद्र और शतरंज दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। जुलाई दिवस, अरे यार, जुलाई महीने में ही लखनऊ में आम महोत्सव का भी आयोजन होता है, तो उसी से जोड़ के याद रखिएगा, 22 जुलाई आम महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, और 22 जुलाई को ही विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है। तो कैसे याद रखना है? आम आदमी आम खा के अपना मस्तिष्क तेज करता है। तो आम आदमी का दिमाग कैसे तेज होता है? आम खा के। तो विश्व मस्तिष्क दिवस, इसकी थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। कारगिल विजय दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। इसकी थीम भी याद रखनी, यह कार्रवाई का समय है। अब इंग्लिश हमारी ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इंग्लिश जो तर्जुमा है वो इस तरह से होगा, इट्स टाइम टू एक्शन, ऐसे कुछ होगा। देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अब दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर 420 मीटर लंबा पुल जो है पूरा कर लिया। उसी से जुड़ा हुआ पुल है, उसको पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के दरबार साहिब को भारत के डेरा बाबा नानक, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में है, डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है। ये डेरा बाबा नानक मतलब अंतिम समय में गुरु नानक देव ने अपना डेरा यहीं डाला था। तो इस तरह से याद रखिएगा, डेरा बाबा नानक मंदिर कहाँ है? भारत के पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में। और दरबार साहिब कहाँ है? वो है पाकिस्तान में। तो इसी कॉरिडोर से संबंधित एक पुल है, उसका निर्माण जो है पाकिस्तान ने कर लिया है। फिर है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर और रावी नदी के पूर्वी तट पर है। तो डेरा बाबा नानक पूर्वी तट पे है रावी नदी के, और करतारपुर साहब वो पश्चिमी तट पे है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आई है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, और रावी नदी का पूरब कौन सा होगा? ये वाला। तो ये डेरा बाबा नानक यहाँ पे हो गया, और पश्चिम कौन सा हो गया? करतारपुर। ये करतारपुर हो गया। इन्हीं के बीच एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोनों देशों के जो सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके आवागमन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसी कॉरिडोर का हिस्सा है वो पुल, जिसे पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। लाओस को देखते हैं दोस्तों। साइबर स्कैमिंग केंद्रों में भारत के 13 भारतीय जो हैं वहाँ पर फंसे थे, उनको भारत ने बचा लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र, मतलब साइबर स्कैमिंग, इन लोगों को एक तरह से बंधक बना लिया गया था, जो भारत के पेशेवर हैं, कंप्यूटर और इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विशेष ज्ञान रखते हैं, उनसे जो है गलत काम करवाया जा रहा था, मतलब ये हैकिंग वगैरह करवाई जा रही थी। तो उनसे 13 भारतीयों को बचा लिया है, उस मतलब जाल से बचा लिया है। तो बात करें लाओस की, तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। ऐसा देश जिसकी सीमाएँ किसी वाटर बॉडी से ना लगें, उसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और ये लाओस जो है दोस्तों, इसकी राजधानी है वियनतान या फिर वियनताने, और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। और ये आसियान का भी हिस्सा है। आसियान में वर्तमान में 11 देश हैं। 11वां देश जो है वो तिमोर लिस्ते बन गया है। और यहाँ की प्रमुख नदी, जिसको मेकांग गंगा भी कहते हैं, मेकांग है। जो राजधानी है वियनतान, वो इसके किनारे स्थित है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। लाओस यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, यह है लाओस। और लाओस से याद आया, आपको MT इलेक्ट्रिक बताया था। MTL
का संबंध किससे है? गोल्डन ट्रायंगल से है। तो गोल्डन ट्रायंगल वो क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। एम का मतलब म्यांमार, टी का मतलब है थाईलैंड, एल का मतलब है लाओस। इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बनता है वो अफीम उत्पादन करने वाले क्षेत्र को डिनोट करता है। ऐसे ही दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट चंद्राकार आकृति बनती है इधर खाड़ी देशों में। उसमें दोस्तों अफीम इन पॉकेट, आपको ट्रिक बताया था। अफीम मतलब AF, अफीम ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अफगानिस्तान हो गया। इनका मतलब मतलब ईरान की बात हो रही है। पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो कि अफीम उत्पादक क्षेत्र है। तो दोनों को याद रखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। अर्जेंटीना की चर्चा में है। इजराइल के प्रति इसने समर्थन जताते हुए हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया है, मतलब इजराइल का पक्ष लिया है। राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उपजाऊ, उनको पंपास कहा जाता है। प्रमुख नदियाँ हैं पराना, पराग्वे और उरुग्वे। आप यहाँ से देख सकते हैं मैप में। ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे, और ये पराग्वे जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। उरुग्वे दोस्तों समंदर की ओर उरका हुआ है। उरका मतलब ऐसे ढलान नुमा है ऐसे। तो उरुग्वे उरका हुआ, तो आप पराग्वे और उरुग्वे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उरुग्वे दोस्तों यहाँ पे खड़े होके यहाँ के लोग जो है बनाते हैं वीडियो, इसलिए इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल जो है वो मांटेवीडियो है। मांटेवीडियो ऐसे याद रखिएगा। और इसकी एसेंशियन है अर्जेंटीना की, आपको बता ही दिए, ब्यूनस आयर्स है। और चिली की जो है वो सेंटियागो। तो उम्मीद करता हूँ कि यार तुम मज़ा ले रहे होगे, चीज़ों का रस आस्वादन अच्छे से कर रहे होगे। लेकिन इस रस का रसपान वही कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ रहा होगा। बाकी भैया सब ऐसे ही रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। क्रिकेट की बात करें, पहला महिला एशिया कप खिताब जो है श्रीलंका ने जीता और भारत जो है दूसरी बार हार गया है। 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने जीत लिया है। और ये अंतिम मुकाबला जो है वो दाम्बुला मैदान में खेला गया था। भारत ने अब तक 9 मुकाबले किए हैं, उनमें से दूसरी बार भारत हारा है, बाकी 7 में विजयी रहा है। दूसरी बार मतलब पहली बार किन से हारा था? बांग्लादेश से हारा था। और जहाँ की राजधानी है ढाका और वहाँ पड़ा हुआ है ढाका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। कुआं में डूब जाऊंगी। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। अगला जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो विंबलडन चैंपियनशिप से, टेनिस से है। इंग्लैंड के विंबलडन एक स्थान है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ऑफ व्यू। आ का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ का मतलब है, फा का मतलब है फ्रेंच ओपन, वी का मतलब है विंबलडन और यू का मतलब है US ओपन। इसी क्रम में दोस्तों साल भर में चारों ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। तो अभी ये विंबलडन का हुआ है, बाकी 2 के पहले हो चुके हैं, फिर US वाले का होगा। तो विंबलडन जो है दोस्तों ये घास पर खेला जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके आपको विजेता देखने हैं, एकल वाले देखने हैं, महिला और पुरुष दोनों में, बाकी छोड़ देने हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन का है। हराया किसको? नोवाक जोकोविच को हराया, जो सर्बिया के हैं, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको हराया है। महिला एकल को किसने जीता है? क्रेजिस्कोवा, चेक गणराज्य की हैं। और हराया किसको? जैस्मीन को, इटली की हैं। अब रेसिंग को देख लेते हैं दोस्तों। कुश मैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती। कुश मैनी दोस्तों भारत के हैं। ये रेस आयोजित कहाँ हुई? हंगरी में। अपनी पहली फार्मूला 2 रेस जीती। अब ये रेस क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा चिलगाड़ी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, कारें जो बहुत तेज़ दौड़ती हैं, उनमें 4 पहिए लगे रहते हैं। बहुत ही मतलब गांव में कहते हैं ना छपकिया टाइप की, छिपकली टाइप की कारें होती हैं, बहुत तेज़ दौड़ती हैं। उनको दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यदि उस तरह से डिज़ाइन ना किया जाए तो इतनी स्पीड होती है कि वो उड़ने लग जाएँ, लेकिन उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो उड़ती नहीं है। फिर इसके नाम से पहले फार्मूला क्यों लगा है? इनको दोस्तों ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो खेल है, ये जो रेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूले डिसाइड किए गए, बहुत ज़्यादा फार्मूले, बहुत ज़्यादा कायदे कानून हैं, नियम हैं, इसीलिए इसमें फार्मूला जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फार्मूला रेस समझ गए होंगे। फार्मूला रेस, अच्छा ये 2, 1 और 3 क्या है? तो फार्मूला रेस 1 ये दोस्तों ज़्यादा कठिन है, 2 इससे सरल, फिर 3 इससे भी सरल है। F1 वाली में दोस्तों समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कायदे कानून है। आपको गाड़ी सेम रखनी है, ये भी नहीं कि आपने एक एक्स्ट्रा नट लगा लेना है, नहीं। साइलेंसर वाले से मतलब सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है, छिद्रान्वेषण किया जाता है एक तरह से। तो इसीलिए फार्मूला 1 जो है, फार्मूला 2 और फार्मूला 3 रेसिंग के नाम से इन गाड़ियों की रेस जानी जाती है। तो ये दूसरे भारतीय बन गए हैं कुश मैनी। पहले भारतीय कौन है? जेहान दारूवाला, ये पहले भारतीय हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले वाले को याद ही रखेंगे, दारूवाला है, जेहान को छोड़ दीजिएगा, दारूवाला पहला है, दूसरा है कुश मैनी। अच्छा आप लोगों ने कुश देखा होगा, एक तरह का
पौधे की पत्ती होती है जिसको धार्मिक अनुष्ठान कथा वगैरह कराते हैं तो पंडित जी मंगाते हैं कुश। तो कुश एक तो देखो दारू वाला भ्रष्ट आदमी, और ये कुश है, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, इसका आयोजक कौन होता है? FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल, इसका आयोजक होता है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, स्क्वैश चैंपियनशिप, सौरभ बाबा ने इसको जीता है, कांस्य पदक जीता है, इसलिए याद रखिएगा। आयोजन इसका ह्यूस्टन में हुआ, टेक्सास के ह्यूस्टन में। तो हासिल किया गया दूसरा पदक है किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी के द्वारा। अब सवाल बनता है कि यार ये स्क्वैश खेल क्या होता है? तो इसमें 4 दीवारें होती हैं, मतलब दीवारें होती हैं, और दीवारों के अंदर एक खिलाड़ी उतार दिया जाता है। जैसे इधर पुरुष एकल और पुरुष युगल करके होता है, वैसे इसमें भी होता है, सिंगल्स और डबल्स। तो ये जो खिलाड़ी है ये बल्ला लिए रहता है और एक गेंद रहती है, उसको मारता है, दीवारों से टकरा के इसकी ओर गेंद आती है और ये बार बार मारता रहता है। आपने एक फिल्म देखी होगी मेरी जंग, उसमें अनिल कपूर जी यही खेलते हुए दिखाई देते हैं, और जो ठकरार रहता है अमरीश पुरी, उनसे बातें करते हैं, तो देख लीजिएगा। उसका एक गाना भी बहुत अच्छा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों, इस तरह से क्रॉनिकल मैगजीन पूरी हुई है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और क्या यार, और क्या बचा है? हाँ, अगर सब्सक्राइब ना करो हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।